जो सितारे हैं वो 2026 के लिए क्या कह रहे हैं? ये तीनों जो ओवरऑल ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स और जो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सूर्य एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 202 + 2 + 6 इज गोना गिव ए न्यू हाई टू स्टॉक मार्केट। मंगल अस्त का क्या कुछ प्रभाव है इस पर? मंगल अस्त होने की वजह से केवल दो चीजें आएंगी, युद्ध देखना पड़ सकता है which may be the World War III। इंडियाज इकोनॉमी जब वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वापस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेबर चीप मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, एंड देन दे विल आस्क देयर फ्यूचर जनरेशन अगेन टू कैरी ऑन दैट बिजनेस। सोने की चिड़िया। बाहर की कंपनीज यहाँ आके कितना पैसा लगा रही हैं, ये आपको 2026 में कितना दिखता है? ट्रम्प ने जब टैरिफ बढ़ाया तो लोगों को लगा बुरा, बट आई सेड इट्स गुड। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपना एक विजन है आत्मनिर्भर, उसको उसने बहुत हेल्प किया। सोना चांदी तो अभी कमाल दिखा ही रही है ना स्टॉक मार्केट में। चांदी काटेगी। एंड व्हाट अबाउट गोल्ड? सिमरिंग थोड़ी सी साइन रहेगा बिकॉज सूर्य के साथ अलाइन है, बट चांदी ज्यादा देगी। चांदी किसी के चार्ट में कौन सा वो प्लैनेट है जिसे बूस्ट करके वो इंसान शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? ग्रीन कलर बूस्ट बुध, जस्ट सी एट माय हैंड्स बुध, इंफिनिटी। दिल्ली के अंदर इंफिनिटी, तो बुध इज द प्लैनेट। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आप लगातार हमसे जुड़े रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आपके सामने अपलोड होता है। हमारे साथ गौरव मित्तल जी हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट तो हैं ही, बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ में एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू भावना जी। शेयर मार्केट के हाल की बात करेंगे क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और लोगों को कई सारी एडवाइसेस भी देते हैं। ऐसे में शेयर मार्केट का एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। समय अच्छा है, दैट्स व्हाट आई कैन से, बट क्योंकि एक बिग टर्मिनोलॉजी है शेयर मार्केट, तो स्पेसिफिक्स पे जाएंगे डेफिनेटली, बट एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाला 2026 साल काफी अच्छा रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। चलिए, तो अपने आप में एक मुझे लगता है बड़ी हेडलाइंस हो गई, बहुत बड़ी अपनी गुड न्यूज दे दी है। तो आपके ऊपर है इसे कितनी बड़ी हेडलाइंस बताते हैं। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं। एमएसएमई सेक्टर को लेकर के कई सारा नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। एक लेमन भाषा में अगर समझा जाए तो क्या है ये? ओके, तो अगर आप देखें तो दो चीजें कहलाती हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के लिए। एक है मेन बोर्ड और एक है एसएमई बोर्ड, एसएमई लिस्टिंग। दो जो कंपनी छोटी होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर लेवल का क्राइटेरिया नहीं है, मीटअप होता रेवेन्यू का, बाकी चीजों का, वो मेन बोर्ड पे लिस्ट नहीं हो सकते। उसके लिए एक एमएसएमई प्लेटफॉर्म बना था, जैसे एनएससी का इमर्ज है और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म है। ओके, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे वो जो कंपनीज अभी ग्रो कर रही हैं, छोटी हैं, बट देयर फाइनेंशियल सिचुएशंस और कंपनी का जो एक मार्केट कैप है या एक बोर्ड है अभी उस लेवल का नहीं बना, और कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से उस लेवल का नहीं बना कि वो मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो सके, मेन बोर्ड पे जा सके या लिस्ट हो सके, वो एसएमई बोर्ड पे होती हैं। एक एसएमई बोर्ड जो बना था ये आज से कुछ टाइम पहले बना था, वो इसलिए पर्पज से बना था कि एसएमई जिनको फर्दर राइज करना है, कैपिटल रेज करना है, बिकॉज होता क्या है कि एसएमई कंपनीज के पास कैपिटल ऑलवेज एक चैलेंज होता है शुरू में, टीचिंग इशू है एंड चिकन एंड एग स्टोरी है। फंड होगा तो उससे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, मैन पावर अच्छी एक्वायर कर सकते हैं, नया बिजनेस ला सकते हैं, कुछ नए धंधों को आप एक्वायर करके अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो चिकन एंड एग स्टोरी में क्या हुआ कि आपके पास पैसे हैं तो लोग आपके पास पैसा लगाएंगे, यदि पैसे नहीं है तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। जैसे पैसा पैसे को खींचता है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है इस मार्केट के लिए। तो जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसका पर्पस लाने का ये था कि जो छोटी कंपनी है वो डेट फंडिंग की बजाय अगर उनको इक्विटी फंडिंग भी चाहिए तो दे कैन गो पब्लिक एंड दे कैन रेज द फंड्स। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, सेबी का या जिसका भी एक्सचेंजेस का, जो भी इस थॉट प्रोसेस था, बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। एंड आपने देखा होगा ओवर फ्यू इयर्स अप्रोक्सीमेटली दोनों एनएससी इमर्ज और इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज दे गॉट रजिस्टर्ड। इट वाज बूमिंग, कंपनीज दे माइग्रेटेड फ्रॉम एसएमई बोर्ड टू द मेन बोर्ड एंड दे बिकम बिग एज वेल। काफी कंपनीज जो पहले शुरू में 10, 12, 20 करोड़ के टर्नओवर पे थी, एंड देन दे वेंट टू ए टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ एज वेल, एंड दे माइग्रेट टू द मेन बोर्ड एंड दे आर नाउ ए बिग, और वी शुड से दे आर से rather than a large cap, maybe
मिड कैप कंपनीज और कुछ लार्ज कैप बनी हो, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट दे हैव ग्रोन। अभी ओवर द ईयर्स एसएमई प्लेटफॉर्म पे लास्ट 2 ईयर्स से, रादर नॉट 2 ईयर्स, इवन 1.5 ईयर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, अक्टूबर के बाद से कुछ नए रेगुलेशंस आए जिसकी वजह से मार्केट के कुछ सेंटिमेंट्स प्रॉब्लमेटिक हुए। स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल्स के साथ साथ एक सेंटिमेंट्स का गेम है। सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स घट रहा है, निफ्टी 50 बढ़ रहा है, निफ्टी 50 डाउन है। अगर आप देखें एसएमई प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंपनी सेंसेक्स का पार्ट नहीं है, कोई भी कंपनी जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे है निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसी सेंसेक्स अप होता है, लोगों का एक मोरल बूस्ट हो जाता है, लोगों को बाजार में खरीदारी आ जाती है। अच्छा, जब सेंसेक्स या निफ्टी 50 डाउन होता है, बिकाबली ली जाती है। और सबसे पहली मार कहाँ पड़ती है? बिकॉज जो मेन बोर्ड की कंपनीज हैं उनके अंदर एक क्रेडिट लाइन मिल जाती है लोगों को डेली बेसिस पे खेलने के लिए कि फ्राइडे तक को नोक ऑफ करना है। सबसे पहले बिकाबली आती है एसएमई पे प्लेटफॉर्म पे। इसके चक्कर में एक तो वो वैसे पहले मार्केट कैप छोटा, ऊपर से वहां पे बायस का उतना बड़ा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कि बायस रेगुलर बेसिस पे खरीद बेच सके। तो इस चक्कर में सारा थॉट प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। तो जो जनवरी से लेके जो अप्रैल तक का टाइम गया, जिस समय मार्केट सिचुएशन डाउन थी, जिस समय बहुत सारे और इश्यूज हुए, उस समय सबसे ज्यादा बिकाबली का इम्पैक्ट एसएमई कंपनीज पे आया, जिसकी वजह से जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 100 रुपए था, तो बहुत सारी कंपनी 20 रुपए पे आ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है कि जब एक बार कॉन्फिडेंस चला जाता है एसएमई पे, क्योंकि वहाँ ग्रोथ पाथ छोटा होता है। देखिए 10 से 20 करोड़ का टर्नओवर करना, 20 से 40 करोड़ का करना इजी है, डिफिकल्ट है, बट 100 से 500 पे पहुंचना इजी है। लार्ज कैप कंपनीज के लिए, मिड कैप कंपनीज के लिए अपना टर्नओवर बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, क्योंकि दे हैव सेट द प्रोसेसेस। सारी प्रॉब्लम शुरू की है। जब तक आपके प्रोसेस प्लेस में नहीं है, जब तक कि आपकी पूरी टीम नहीं है, टीम अच्छी कब आएगी? जब आप उनको बेटर सैलरीज दे सकेंगे, बेटर ऑप्शंस दे सकेंगे। वो आप कब दे सकेंगे? जब आपकी कंपनी बढ़ रही हो जाएगी और जब आपके पास रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ ये चिकन एंड एग स्टोरी वाला जो पार्ट है, ऊपर से आपको फंड रेज करने हैं क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है। तो अगर मार्केट सेंटीमेंट डाउन है तो आप प्रेफरेंशियल नहीं ला सकते, आप एसएमई बोर्ड पर लिस्ट नहीं हो सकते, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हो जाएंगे। तो ये सब मिला जुला के एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आया, जिसके चक्कर में एसएमई एक काइंड ऑफ हवा सा बन गया कि एसएमई कंपनी है तो गड़बड़ है, और लोगों का जो मूवमेंट आया। बट ये है कि टाइम फेज्ड है, हर चीज एक साइक्लिक प्रोसेस है शेयर मार्केट के अंदर। एक टाइम था जब लोग मेन बोर्ड पे ज्यादा बैट कर रहे थे, एक टाइम आया जिसमें एसएमई बोर्ड पे आए, फिर एक टाइम आ रहा है जिसके अंदर लोग एसएमई इसमें आपके लार्ज कैप पे या फिर मिड कैप पे लोग ज्यादा बैट कर रहे हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन गौरव जी इसमें चेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा साइक्लिक प्रोसेस है, बदलाव तो होते रहते हैं। क्या मेन चेंजेस आपको दिखते हैं इसमें? ओके, तो मैं अगर रिकॉल करूं अक्टूबर 2024 से पहले एसएमई मार्केट के अंदर सभी का रुझान काफी ज्यादा था, पब्लिक का भी, एंड लोगों को रिटर्न भी काफी अच्छे एसएमई प्लेटफॉर्म से मिले थे। होता क्या है कि जब कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती हैं तो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी आते हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं पे अनड्यू एडवांटेज भी ले सकते हैं, क्योंकि हर रूल का लोगों के पास एक तोड़ निकालने का होता है तरीका। तो कुछ लोगों ने उसको स्पॉइल भी किया होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने देखा या रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने देखा, एक्सचेंजेस ने देखा, मे बी सेबी ने देखा कि कहीं ना कहीं पे मिसयूज हुआ प्लेटफॉर्म का। तो जो कुछ एडिशनल सर्विलेंसेज है, ESM 1, ESM 2, जो जनरली पहले केवल मेन बोर्ड पे हुआ करते थे, मेन बोर्ड पे, अब वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी लागू कर दिए गए। अच्छा, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस थी कि पहले वो 1000 करोड़ से ऊपर का जो जिनका मतलब मार्केट कैप है उन पे नहीं लगते थे। और 100 करोड़ से ऊपर अगर एसएमई पे अगर आपका मार्केट कैप है तो ASM 1 वगैरह या ESM 1 नहीं था। बट जब से ये गाइडलाइंस चेंज हुई तो क्या हुआ कि जो लिक्विडिटी है, एक बायर है एक सेलर है। अगर सेलर है और बायर नहीं है तो लोग क्या करेंगे कि किसी भी रेट पे निकलेंगे, एग्जिट करेंगे। उनको दिखाई देगा बाजार में लिक्विडिटी नहीं है। अच्छा, लिक्विडिटी कहां से आती है? जिसमें बायर जनरेट हो। अगर मार्केट में बायर का सेंटीमेंट्स खराब हो गया बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन और बिकॉज ऑफ सम स्ट्रिंजेंट पॉलिसी कि उसके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया, बिकॉज इसमें काफी बड़ा हाथ होता है जो डे ट्रेडिंग करते हैं लोग।
वॉल्यूम्स क्रिएट करने के लिए जो ट्रेड करते हैं। बट यदि उनका एक से माहौल खराब हो गया तो उस केस में लिक्विडिटी कम होती चली जाती है। लार्ज कैप्स हैं जहाँ पे करोड़ों की संख्या में शेयर्स हैं, वहां पे लिक्विडिटी होती है, वहां पे इजी एग्जिट है, वहां पे सिंगल शेयर भी आप बेच सकते हो। इसके अंदर क्या है, एसएमई प्लेटफॉर्म के अंदर लॉट सिस्टम है कि आप इससे नीचे नहीं खरीद सकते, इससे ऊपर नहीं बेच सकते। लॉट सिस्टम है, जैसे जनरली 1,10,000 से ऊपर की वैल्यू रहती है कि लॉट साइज जो है जितने का 200 का है, 500 का है, 50 का है, उसकी वैल्यू जो है 1,00,000 के आसपास होनी चाहिए या 1,00,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब किसी को अगर लॉट में खरीदना है तो उसे इतने पैसे मिनिमम लगाने पड़ेंगे। जबकि मेन बोर्ड पे क्या होता है कि आपका एक शेयर है, चाहे वो 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, आप सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस क्या आता है कि आप लॉट में ही खरीदना है, लॉट में ही बेचना है। इसके चक्कर में सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ भी आता है। अब पीछे गाइडलाइंस होंगी कि क्यों है, लेकिन एज आई सेड कि हर चीज का एक बेनिफिट भी है और हर चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। बट अभी नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट्स, जो मूवमेंट हुआ कि लिक्विडिटी बिकम ए इशू, ये सारा का सारा जो एक बिकावली बढ़ गई और जो खरीदारी है वो कम हो गई। इसके चक्कर में एसएमई प्लेटफॉर्म की जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो सडनली 100 रुपए से 20 रुपए पे आ गए मोस्ट ऑफ द कंपनीज। एंड उनके लिए क्या है कि अब आपको अगर बड़ा बनना है तो दो वे हैं, आप अपने बिजनेस को अपने तरीके से ग्रो करोगे तो कैपिटल चाहिएगा। कैपिटल कैसे रेज करोगे? बिकॉज आज की डेट में बायर जो है इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है। तो चिकन एंड एग स्टोरी के बीच में हम फंस गए हैं ये मार्केट। अब गवर्नमेंट इस चीज पे आई एम श्योर कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दे मस्ट बी कीपिंग ए कंटिन्यूअस टू वॉच। बट यस, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन कि ये पॉइंट को जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है, डेफिनेटली देयर इज ए नीड टू सी, बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री फॉर एमएसएमई। यदि एमएसएमई है तो जो मैक्सिमम जॉब्स मार्केट में ड्राइव हो रही है वो एमएसएमई से है। जितना एम्प्लॉयमेंट है एमएसएमई है, फ्यूचर इज एमएसएमई। क्योंकि जितनी लार्ज कैप कंपनीज है, दे हैव ऑलरेडी ग्रोन, दे हैव द लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स, दे हैव द एसेट्स, दे कैन प्लेज, दे कैन टेक ए डेट फंड, दे कैन रेज द फंड फ्रॉम द एक्सटर्नल आउटसाइड इंडिया एज वेल। बट एमएसएमई में, एसएमई के अंदर ना तो कोई डीआईआईज इन्वॉल्व होता है और ना ही कोई एफआईआईज इन्वॉल्व होते हैं जिनसे आप फंड रेज करके कंपनी को फर्दर ग्रो कर सकें। ऐसे में अलग अलग नियंत्रण लगाए गए हैं, इसका असर क्या मार्केट लिक्विडिटी पे पड़ा है, या लोगों का इंटरेस्ट शेयर्स को खरीदने में, या कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, इस पे कुछ चेंज हुआ है? हाँ, 2024 में अक्टूबर के आसपास, जैसे मैंने कहा कि ESM 1 ESM 2 आया था। फिर उसके बाद मेन बोर्ड का माइग्रेशन का क्राइटेरिया अगले कुछ 4-5 महीने पहले मेन बोर्ड का माइग्रेशन का क्राइटेरिया भी चेंज हुआ, जिसका दोनों का इम्पैक्ट, बिकॉज होता है क्या कि जब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी शेयर में कोई इन्वेस्ट करता है तो ये सोचता है कि ठीक है, आज लिक्विडिटी नहीं है, जैसे मेन बोर्ड पे माइग्रेट करेगी कंपनी तो वहां लिक्विडिटी हो जाएगी, कंपनी ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, एंड दे सी द विजन ऑफ द प्रमोटर्स कंपनी के अंदर। लेकिन जब कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, इससे फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिसेंट चेंज, जैसे BSE पे अगर कोई कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे है, उसे मेन बोर्ड पे माइग्रेट करना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो पहले नॉर्मल चला आ रहा था उसको सडनली थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। जैसे कि 10 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट 3 साल में होना चाहिए और 15 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए ओवर 2 years। ये सडन क्राइटेरिया एमएसएमई के लिए। आप देखिए, अगर कोई कंपनी आज की डेट में 5-6% के प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करना इज ए बिग थिंग इस मार्केट की कम्पिटिटिव मार्केट में। यदि आप 10 करोड़ का प्राइस की बात कर रहे हो तो आपको कम से कम आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का होगा। जब कंपनी लिस्ट होती है 2 साल में, 3 साल में, जनरली अगर कोई कंपनी 20 करोड़ के टर्नओवर पे लिस्ट हो रही है, 10 करोड़ पे, 10 करोड़ से 100 करोड़ का रेवेन्यू लाना इज नॉट इजी, क्योंकि पहले 100 करोड़ करना इज द डिफिकल्ट मोस्ट टास्क। एक बार आपके 100 हो गए, 100 से 200 बनाना इज इजी, बिकॉज योर प्रोसेस इज इन प्लेस, योर टीम इज इन प्लेस, यू हैव द लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स एंड एवरीवन इज अलाइंड। बट 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा मार्केट में जैसे बोलते हैं ना घोड़े खुलना, सबसे बड़ा काम वही होता है। और उस बीच में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, बिकॉज कंपनी को एक्वायर करना, कंपनी को ग्रो करना, हॉरिजॉन्टल वे में एंड वर्टिकल वे में, दोनों चीजों के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो एक तो ESM 1 ESM 2 जो आया था अक्टूबर में, उसने मार्केट में लिक्विडिटी को थोड़ा सा, लोगों के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को चेंज किया। ऊपर से अब जो मेन बोर्ड माइग्रेशन का क्राइटेरिया है, इसने इसको फर्दर सोने पर सुहागा, नेगेटिव साइड पे वो वर्क कर दिया। तो इस चक्कर में मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं
एसएमई प्लेटफॉर्म पे, उनकी संख्या यहाँ से कम हुई, उन्होंने यहाँ से एग्जिट लिया। जब एग्जिट करेंगे और बायर्स नहीं होगा तो वो किसी भी रेट पे एग्जिट करेंगे, लिक्विडिटी सेलर साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, डिमांड आपकी कम होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, शेयर की वैल्यू डाउन आ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का, हाँ। यदि डिमांड हाई है, सप्लाई शॉर्ट है, प्राइस विल गो अप। प्रॉफिटेबिलिटी बट द सेम टाइम इमोशंस एंड मार्केट पे आप देख क्या रहे हो, तो ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो गौरव जी, आप तो एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और एस्ट्रोलॉजी को कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उस पर मैं आऊंगी, लेकिन मेरा अगला सवाल एमएसएमई से ही जुड़ा हुआ है कि हम यहाँ पे अभी नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिसने एमएसएमई सेक्टर को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिग्रेड किया है, लेकिन यहाँ पे क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव होने चाहिए सो दैट बेटरमेंट आ सके? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई रियली वांट कि जो ये सजेशंस हैं, ये मेरे पर्सनल सजेशंस हैं, यदि इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कभी सुने तो उसको एज ए सजेशन ले। देखिए, कुछ सजेशंस, जब सेल्स प्रेशर होता है किसी भी स्टॉक पे, तो सेल्स प्रेशर का मतलब क्या है कि बायर कम है, सेलर्स ज्यादा है। अब उस केस में सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर उस समय, जैसे हम देख रहे हैं कि आज की डेट में लिक्विडिटी कम है, 20% का सर्किट, 10% का सर्किट एमएसएमई पे होना ही नहीं चाहिए। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो वॉल्यूम जिनके पास जनरेट कर सकते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है। देखिए, हमारे को सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये सोचना है कि जो एक नॉर्मल बायर है, उसका इंटरेस्ट, उसके ने जो पैसे लगाए हैं वो कहीं भी लूज नहीं होने चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो बड़े बायर्स हैं, दे ऑलवेज मेक मनी बिकॉज दे विल बाय इन बल्क, प्राइस आ जाएगा, उसके बाद दे कैन सडनली डू ए डंप। पंपिंग एंड डंपिंग इज टू बी completely prohibited at any cost. All EI and everything should be aligned कि पंपिंग एंड डंपिंग किसी केस में ना हो, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है जनरल पब्लिक का। हाँ। इसको करने के लिए जो सर्किट है, ये लोग सबसे ज्यादा पंपिंग डंपिंग कब खेलते हैं? जब सर्किट आपके ओपन लार्ज स्केल पे खुलते हैं। ये सर्किट 20% और 10% के सर्किट एमएसएमई पे होने ही नहीं चाहिए अगर लिक्विडिटी कम है। ये तभी खुलने चाहिए जिस समय आपके बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, जिस समय आपके पास सेलर एंड बायर दोनों साइड पे खड़े हो, तभी ये सर्किट खुलने चाहिए। अदरवाइज कोई इन चीजों का अनड्यू एडवांटेज लेता है। एक तो वो कंपनी जो एमएसएमई है वो पहले से मरी हुई है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड मरी हुई है बिकॉज उसके पास उतने फंड्स होते तो मेन बोर्ड पे होता, उतना रेवेन्यू होता तो मेन बोर्ड पे होता। हाँ। वो आया ही इसलिए था एसएमई पे क्योंकि मेन बोर्ड पे कैटेगरी को मैचअप नहीं कर पाता, और धीरे से फंड रेज करके धीरे धीरे स्लोली ग्लोजली आप मेन बोर्ड पे माइग्रेट करें। तो सबसे बड़ा झटका लगता है कि सपोज उसका आज मार्केट कैप 50 रुपए का हुआ, अचानक से किसी ने खरीद लिए बल्क में और बेच दिए, 50 रुपए का वैल्यूएशन उठ के आ गया 20 रुपए पे। हिट किसको हुआ? प्रमोटर को, कंपनी को। जिसने किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने तो अपना प्रॉफिट निकाल लिया। हिट कौन हुआ? जिसने स्मॉल बायर्स हैं वो सबसे ज्यादा, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो सबसे पहला चीज ये है कि पंपिंग एंड डंपिंग को तो रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम होने चाहिए। अपर सर्किट 20% का जो और 10% के सर्किट है, ये एमएसएमई प्लेटफॉर्म पे होने ही नहीं चाहिए। अच्छा। ये मेन बोर्ड के लिए होने चाहिए। इस पर 5% के क्राइटेरिया से ग्रो करें, गुड। लीनियंसी लानी चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए एमएसएमई को प्रमोट करके मेन बोर्ड पे माइग्रेट करने के लिए, इजी फंड रेजिंग के लिए। डीआईएस का इन्वॉल्वमेंट जो जनरली कहा जाता है कि 1000 करोड़ के बाद आते हैं एसएमई पे, ये इन्वॉल्वमेंट इनका एसएमई मार्केट पे स्कीम लानी चाहिए कि ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक का सेंटिमेंट बढ़े। बिकॉज होता क्या, पब्लिक देखती है कि कौन सा डीआईए है, कौन सा एफआईए है। नॉट एवरीवन इज कैपेबल एनफ टू रीड द फाइनेंशियल्स कंपनी के। और फिर बहुत सी चीजें होता है, जिस समय बिकावली आती है तो बिकावली पे जाते सब लोग भूल जाते हैं कि फाइनेंशियल क्या है। सेंटिमेंट्स इज सबसे बड़ी नेगेटिव कि इंडिया पाकिस्तान वार है, सबको ऐसा लग रहा है कि पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा। कैसे क्रैश हो जाएगा? पूरी इकोनॉमी है ये हमारी। अगर वो मार्केट क्रैश हो गया तो बचेगा क्या? लेकिन नैरेटिव्स ऐसे सेट किए जाते हैं कि पब्लिक जो है लगता है कि भैया उस नैरेटिव में फंस जाती है, उस नैरेटिव में फंस जाती है कि निकाल लो पैसे। अरे जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो गया, तो हम ही नहीं बचेंगे तो पैसे क्या करोगे क्या? पीपल हैव टू रियली अंडरस्टैंड। आपको लगता है ये जो आपने कहा कि मार्केट क्रैश होने वाली या फिर एकदम से मार्केट जो बूम करती है, ये डिफेंस सेक्टर में भी देखने के लिए मिला? अभी जो लास्ट 2025 में जो हम मिड उसमें देख रहे थे, एचएएल का शेयर या डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ये चीज देखने के लिए मिली। होता क्या कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो उन कंपनी के टर्नओवर पे ग्रोथ दिखती है, तो लोगों को लगता है जब ग्रोथ दिखाई देगी, इनकी सेल बढ़ जाएगी, इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो कंपनी का शेयर ऊपर आ जाएगा। बिकॉज मार्केट का जो एक रेशियो है, पीई स्टैंडर्ड है, वो प्रॉफिटेबिलिटी, आपका जो पैट है मल्टीप्लाई बाय पीई फैक्टर से आपकी
ड्राइव होता है नंबर ऑफ शेयर से, ड्राइव होता है आपका मार्केट कैप। तो सबको ये लगता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसके अंदर डिफेंस सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिल जाएंगे बड़े बड़े, उसका टर्नओवर बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट शेयर विल गो अप। बट अगेन उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, लेकिन आप देखेंगे कि इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे आता है। सेंसेक्स में, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं। सारी कंपनीज मेजरली या तो लार्ज कैप है या मिड कैप होंगी कोई एक दो, बट वो कंपनी के इम्पैक्ट से आज मार्केट का सेंसेक्स, आज मार्केट सेंसेक्स अप है। बताइए मेरी एसएमई पे क्या फर्क पड़ना है उससे? मार्केट अप होने दीजिए, मेरा कोई लेना देना है ना, तो मैं सेंसेक्स का पार्ट हूं ना निफ्टी में। लेकिन इम्पैक्ट क्या हो रहा है? सेंटीमेंट्स। इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि लोगों के पास उस जगह पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, लोगों के पास एग्जिट बढ़ा, प्राइस मिला, वहां से कुछ प्रॉफिट निकाला, दूसरी कंपनी का शेयर खरीद लिया। ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है। बट जिसने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है, उस कंपनी अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? आप सिंपल सा लॉजिक देखिए, उसमें 30 कंपनी है, इधर 50 कंपनी है, लेकिन लिस्टेड कंपनी है 8,600 9,000 कंपनी है, वो पूरा पूरा मार्केट सेंटीमेंट को ड्राइव कर देती हैं। तो जो अभी हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, मैं उसका सेकंड पार्ट और देता हूँ। हाँ। आपने बोला कि एक तो कि क्या क्या सजेशन देने के लिए, अपर लिमिट मैंने बोला कि अपर सर्किट 20% के या लोअर सर्किट 20% के, ये एसएमई प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज, जो डे ट्रेडिंग है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा क्या है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो क्या कर लेते हैं कि, और जो जिनके पास पैसा है, उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उनके पास तो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने एक एवरेज आउट कर लिया और एक रेट पे बेच दिए जिस पे रखे हुए हैं, प्राइस नीचे आ गया फिर खरीद लिए। उस चक्कर में होता क्या है कि ना भी कुछ हुए, कंपनी का कोई फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द सेम टाइम सफर कौन कर रहा है? एसएमई। सफर कौन कर रहा है? प्रमोटर्स। सफर कौन कर रहा है? जनरल बायर, जिसके हाथ में ये मार्केट को ड्राइव करने, ये लोगों को ड्राइव जो कर देते हैं इस तरीके से, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बंद होना चाहिए। एसएमई प्लेटफॉर्म पे ब्रोकर्स के पास डे ट्रेडिंग की क्रेडिट लाइंस होनी ही नहीं चाहिए। डे ट्रेडिंग ऑप्शन एसएमई पे होना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा, ये जो 2-3 जो फैक्टर हैं, यदि इसको कंट्रोल किया जाए तो बहुत हद तक चीजें सुधरती हैं। होता क्या है कि जिस समय ये लोग ड्राइव करते हैं, सर्किट ऊपर खुलते हैं, तो सर्किट ऊपर खुलने की बजाय नीचे के लेवल पे ज्यादा खुलते हैं। अच्छा। इसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है जनरल पब्लिक का, सबसे ज्यादा लॉस होता है कंपनी का। एक तो वैसे ही मरा हुआ इंसान, ऊपर से आप उसमें और नमक मिर्च लगा दो तो क्या हुआ? उसको फंड रेज करने थे ना, तो वो फंड रेज कर पा रहा, ना वो कंपनी को ग्रो कर पा रहा, तो वो एसएमई की बन के रह गई। जबकि हमारा एम क्या है, गवर्नमेंट का एम क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी का एम क्या है कि कंपनीज को ग्रो करो। एमएसएमई देश की बैकबोन है। यदि वो ग्रो होंगी, इकोनॉमी ग्रो होगी, यदि 10 कंपनी ग्रो होंगी, उससे अगर 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और इस विज अगर 2 लाख कंपनीज ग्रो होंगी, तो उससे पूरे देश के हर एरियाज के अंदर ग्रोथ होती है।